नमस्ते। और आज बात करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने शब्द की, आत्मनिर्भरता। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब आज भी वही है जो हम सोचते आए हैं? शायद नहीं। क्योंकि देखिए, 2026 में ये सिर्फ एक नारा नहीं रह गया है, बल्कि ये टिके रहने और आगे बढ़ने का एक बहुत ही जरूरी, एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बन चुका है। तो सवाल यही उठता है कि आज की इस सुपर कनेक्टेड दुनिया में आत्मनिर्भरता का असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब है कि हम दुनिया से कट जाएं, एकदम अलग थलग हो जाएं? नहीं। चलिए इस पुरानी सोच को जरा तोड़ते हैं और इसे नए नजरिए से देखते हैं। तो 2026 के हिसाब से इसकी नई परिभाषा कुछ ऐसी है। आत्मनिर्भरता, आप समझिए, एक ऐसा स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा जो हमें ताकत देता है। और ये हमें मतलब एक इंसान को भी और एक पूरे देश को भी। ताकत किस चीज की? बाहरी झटकों को सहने की, और सबसे जरूरी, अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी बनाए रखने की। तो आज हम इसी सफर पर चलेंगे। हम समझेंगे कि आत्मनिर्भरता का नया मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि इसे पर्सनल लेवल पर कैसे बनाया जा सकता है, और फिर देश के लेवल पर कुछ असली दुनिया के उदाहरण भी देखेंगे। और हां, आखिर में इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, उस पर भी बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि आज की आत्मनिर्भरता है क्या। देखिए, ये असल में दो चीजों का संगम है। एक तरफ है स्वायत्तता, मतलब फैसले लेने की आजादी, और दूसरी तरफ है क्षमता, यानी उन फैसलों पर सही से अमल करने का हुनर। और एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, इसका मतलब आइसोलेशन या दुनिया से कटना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है रेजिलियंस इंजीनियरिंग को अपनी जिंदगी और देश की स्ट्रैटेजी में शामिल करना। अब ये रेजिलियंस इंजीनियरिंग क्या है? आसान भाषा में, एक ऐसा सिस्टम बनाना, चाहे वो पर्सनल हो या नेशनल, जो किसी भी झटके से, किसी भी संकट में टूटे नहीं, बल्कि उससे और मजबूत होकर निकले। ठीक है, तो थ्योरी काफी हो गई। अब इसे पर्सनल लेवल पे उतार कर देखते हैं। एक इंसान के लिए लचीलापन बनाने का क्या मतलब है? इसे हम एजेंसी मॉडल कहते हैं, यानी अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे सॉलिड डेटा है। जरा इस पर नजर डालिए। साइकोलॉजिकल रिसर्च हमें बताती है, और ये 2025-26 का डेटा है, कि जिन लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब जो ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी का कंट्रोल उनके अपने हाथ में है, वे आर्थिक तनाव को 30% बेहतर तरीके से झेल पाते हैं। किसके मुकाबले? उन लोगों के जो हमेशा हालात को या किस्मत को दोष देते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो एक व्यक्ति की आत्मनिर्भरता असल में 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला है साइकोलॉजिकल, ये विश्वास कि हमारे एक्शन से ही नतीजे तय होते हैं, किस्मत से नहीं। दूसरा है इंटेलेक्चुअल, आज के डिजिटल दौर में जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन है, सही और गलत में फर्क करने की क्षमता होना, यानी डिजिटल विवेक का इस्तेमाल करना। और तीसरा जाहिर है प्रैक्टिकल, मतलब फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल आजादी। इसके लिए टी शेप्ड स्किल्स डेवलप करना सबसे अच्छा तरीका है, मतलब किसी एक फील्ड में गहरी नॉलेज और साथ ही कई दूसरी फील्ड्स की बेसिक समझ। इससे जॉब मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहती है। तो ये तो हुई व्यक्ति की बात। अब इसी कॉन्सेप्ट को बड़े स्केल पर ले जाते हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पर। एक देश के लिए आत्मनिर्भरता को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता कहा जाता है। अब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई देश दुनिया से कटकर बैठ जाए और सारा व्यापार बंद कर दे। नहीं, इसका मतलब है कि देश इतना शक्तिशाली और सक्षम हो कि वो अपने जरूरी मामलों पर, खासकर अपनी सुरक्षा और जरूरतों से जुड़े मामलों पर, बिना किसी बाहरी देश के दबाव के खुद फैसले ले सके और उन पर अमल भी कर सके। चलिए अब देखते हैं कि ये थियरी असल में काम कैसे करती है। कुछ देशों के उदाहरण देखते हैं कि वो इसे कैसे लागू कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान, खासकर 2026 के यूनियन बजट तक, अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये एक मल्टी सेक्टर मिशन बन चुका है। और इसके 3 मुख्य कदम साफ दिखते हैं। पहला, क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करना, जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनकी सप्लाई के लिए अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। दूसरा, डिफेंस में स्वदेशीकरण को जबरदस्त बढ़ावा देना, लक्ष्य है 5000 से भी ज्यादा रक्षा से जुड़े आइटम देश में ही बनाना। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी पकड़ मजबूत करना। यूपीआई और ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। मतलब अपना डिजिटल भविष्य किसी विदेशी कंपनी के हाथ में नहीं, बल्कि अपने हाथ में रखना। और देखिए, ये सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है।
ये एक ग्लोबल शिफ्ट है। यूरोपियन यूनियन भी बिल्कुल इसी तरह की एक स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। वो इसे ओपन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। तो ईयू क्या कर रहा है? वो एक तरफ तो ग्लोबल ट्रेड में इंटीग्रेटेड रहना चाहता है, लेकिन साथ ही वो अपने डेटा की सुरक्षा के लिए सॉवरेन क्लाउड्स बना रहा है। चिप्स की कमी से बचने के लिए अपनी जमीन पर सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज लगा रहा है। तो मकसद साफ है, दुनिया से जुड़े भी रहो, लेकिन अपनी जरूरी चीजों के लिए दूसरों पर इतना भी निर्भर मत हो जाओ कि कल को कोई सप्लाई चेन टूटे और सब कुछ ठप पड़ जाए। तो ये जो टेबल है, ये पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेट देती है। देखिए, सिद्धांत बिल्कुल एक जैसे हैं, बस स्केल बदल जाता है। एक इंसान को चाहिए इमोशनल और फाइनेंशियल आज़ादी, तो देश को चाहिए अपने फैसले लेने की आज़ादी। एक इंसान को चाहिए अलग अलग स्किल्स, तो देश को चाहिए मजबूत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और R&D। एक इंसान नौकरी छूटने के डर से बचता है, तो एक देश जियोपॉलिटिकल प्रतिबंधों के खतरे से। ठीक है, तो हमने पर्सनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर आत्मनिर्भरता को समझ लिया, लेकिन इसे हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? असली चुनौती क्या है? और जवाब शायद आपको चौंका दे। 2026 में आत्मनिर्भरता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कोई बाहरी दुश्मन या कोई बड़ी आर्थिक मंदी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है सुविधा पर निर्भरता, कन्वीनियंस डिपेंडेंसी। मतलब हर काम को फटाफट, आसानी से और बिना मेहनत के कर लेने की हमारी आदत। और यहीं पर असली बात छिपी है। सच्ची आत्मनिर्भरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप आ जाएगी। इसके लिए एक सचेत फैसला लेना पड़ता है, एक चुनाव करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म की आसानी और आराम को छोड़कर लॉन्ग टर्म की सुरक्षा और मजबूती को चुनने का। तो ये चर्चा इसी एक सवाल के साथ खत्म होती है। हम सब अपनी लंबी अवधि की आज़ादी और सुरक्षा के लिए आज की कौन सी सुविधा, कौन सा आराम छोड़ने को तैयार हैं? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।